हेलो एवरीवन। तो आज हम इस वीडियो के द्वारा सीबीएसई बोर्ड का हिंदी जो कि क्लास 10th का है, इसके कृतिका भाग 2 जिसको हमने पढ़ा था इससे पहले वाले वीडियो में, जॉर्ज पंचम की नाक, जिसे लिखा है कमलेश्वर जी ने। उसमें हमने पार्ट 1 में पढ़ा कि किस प्रकार से सारे लोग मशक्क़त करते हैं जॉर्ज पंचम की नाक लगाने के लिए। क्योंकि एलिजाबेथ द्वितीय जो है वो भारत आने वाली है, तो उनके स्वागत के लिए क्या क्या इंतज़ाम किए जा रहे हैं, ये सारी बातें हमने पढ़ी। पार्ट 2 में इसके बचे हुए हिस्सों को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए इसे हम स्टार्ट करते हैं। हुक्कामों के चेहरों पर उदासी के बादल छा गए। हुक्कामों, जैसा पहले ही बताया था कि जो शासकीय अधिकारी होते हैं उसे हम हुक्काम कहते हैं। एक खास कमेटी बनाई गई और उसके जिम्मे यह काम दे दिया गया कि जैसे भी हो यह काम होना है। इस तरह का दारोमदार आप पर है। यहाँ पे कहा गया है कि दारोमदार अर्थात ये जो काम पूरा कराने का उत्तरदायित्व या जिम्मेदारी आप पर है। आखिर मूर्तिकार को फिर बुलाया गया। उसने मसला हल कर दिया। वह बोला, पत्थर की किस्म का ठीक पता नहीं चला तो परेशान मत होइए। मैं हिंदुस्तान के हर पहाड़ पर जाऊंगा और ऐसा ही पत्थर खोज कर लाऊंगा। कमेटी के सदस्यों की जान में जान आई। सभापति ने चलते चलते गर्व से कहा, ऐसी क्या चीज़ है जो हिंदुस्तान में नहीं मिलती है या मिलती नहीं। हर चीज़ इस देश के गर्भ में छिपी है। ज़रूरत खोज करने की है। खोज करने के लिए मेहनत करनी होगी। इस मेहनत का फल हमें मिलेगा। आने वाला ज़माना खुशहाल होगा। अब जब ये लोग सारे चिंतित थे कि कौन सा पत्थर लगाया गया है, कहाँ से किस प्रकार की वस्तुओं को लाकर इसको पूरा किया गया है, जॉर्ज पंचम की नाक जो मूर्ति है उसे किस प्रकार का खंभा का यूज़ किया गया था, बुलाया गया और पूछा गया, तो वो उसने इस बात का हल निकाला। क्या निकाला कि पत्थर की किस्म किस प्रकार की है, या अगर ये बात नहीं भी पता चल रहा है तो कोई बात नहीं, मैं हिंदुस्तान के हर कोने से ये कहीं ना कहीं ये पत्थर खोज कर लाऊंगा। कोई भी भले मुझे पहाड़ पर क्यों ना जाना पड़े। जब ये बात सभापति लोग सुनते हैं, कमेटी के सदस्य सुनते हैं, तो उनको राहत मिलती है और ऐसा कहते हैं सभापति कि हिंदुस्तान में क्या चीज़ नहीं मिलती है, मेहनत करेंगे तो उसका फल हमें ज़रूर मिलेगा। यह छोटा सा भाषण फौरन अखबारों में छप गया। मूर्तिकार हिंदुस्तान के पहाड़ी प्रदेशों और पत्थरों की खानों के दौरे पर निकल पड़ा। कुछ दिन बाद वह हताश लौटा। उसके चेहरे पर लानत बरस रही थी। लानत यानी धिक्कार। उसने सिर लटकाकर खबर दी, हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा खोज डाला पर इस किस्म का पत्थर कहीं नहीं मिला। यह पत्थर विदेशी है। अब ये मूर्तिकार कह रहा है, ये जो पत्थर है ये तो हिंदुस्तान में मुझे कहीं मिला ही नहीं, ज़रूर ये पत्थर विदेशी है। सभापति ने तैस में आकर कहा, यानी गुस्से में आकर उन्होंने कहा कि लानत है आपकी अक्ल पर। विदेशों की सारी चीज़ें हम अपना चुके हैं। दिल, दिमाग, तौर तरीके, रहन सहन जब हिंदुस्तान में बाल तक मिल जाता है तो पत्थर क्यों नहीं मिल सकता। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऐसी बात पर तो लानत है कि एक पत्थर नहीं मिल रहा है, वो भी विदेश से लाने की ज़रूरत पड़ी। हम तो अभी हर एक चीज़ विदेशी अपना चुके हैं, चाहे वो दिल दिमाग हो, उनके जैसा तौर तरीका हो, रहन सहन हो, लेकिन क्या हमें एक पत्थर नहीं मिल सकता। मूर्तिकार चुप खड़ा था। सहसा अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, एक बात मैं कहना चाहूँगा, लेकिन इस शर्त पर कि यह बात अखबार वालों तक ना पहुँचे। सभापति की आंखों में भी चमक आई। चपरासी को हुक्म हुआ और कमरे के सब दरवाजे बंद कर दिए गए। तब मूर्तिकार ने कहा, देखो, देश में अपने नेताओं की मूर्तियां भी हैं। अगर इजाज़त हो तो आप लोग ठीक समझे तो मेरा मतलब है तो
अटक रहा है बोलने में। जिसकी नाक इस लाट पर ठीक बैठे उसे उतार लाया जाए। अब ये इनको मूर्तिकार एक सलाह दे रहा है कि मेरे पास एक आइडिया है, या मैं एक बात कहना चाहता हूँ। तब सभापति को कहीं तसल्ली हुई। उन्होंने कहा, मूर्तिकार ने, कि देश में अपने बहुत सारे नेताओं की मूर्तियाँ हैं। अगर आप इजाज़त दो या आपको ठीक लगे तो जिसकी नाक इस ललाट पर ठीक बैठती है उसे उतार कर ले आएं और उसे लगा दें। सब ने सबकी तरफ देखा। सबकी आंखों में एक क्षण की बदहवासी के बाद खुशी तैरने लगी। सभापति ने धीमे से कहा, लेकिन बड़ी होशियारी से। बदहवासी यानी जो डर था, और डर के बाद सारे लोगों के मन में खुशी आ गई। लेकिन उन्होंने धीरे से ये भी कहा कि ये काम आपको बहुत ही होशियारी से करना पड़ेगा। और मूर्तिकार फिर देश दौरे पर निकल पड़ा। जॉर्ज पंचम की खोई हुई नाक का नाप उसके पास था। दिल्ली से वह बम्बई पहुंचा। दादा भाई नौरोजी, गोखले, तिलक, शिवाजी, कावसजी, जहांगीर, सबकी नाकें उसने टटोली, नापी और गुजरात की ओर भागा। गांधी जी, सरदार पटेल, विट्ठल भाई पटेल, महादेव देसाई की मूर्तियों को परखा और बंगाल की ओर चला। गुरुदेव रविंद्रनाथ, सुभाष चंद्र बोस, राजा राम मोहन राय आदि को भी उन्होंने नापजोख की। बिहार की तरफ चला। बिहार होता हुआ उत्तर प्रदेश की ओर आया। चंद्रशेखर आज़ाद, बिस्मिल, मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय की लाटों के पास गया। घबराहट में मद्रास भी पहुंचा। सत्यमूर्ति को भी देखा और मैसूर, केरल आदि सभी प्रदेशों का दौरा करता हुआ पंजाब पहुंचा। लाला लाजपत राय और भगत सिंह की लाटों से भी सामना हुआ। आखिर दिल्ली पहुंचा और उसने अपनी मुश्किल बयान की। पूरे हिंदुस्तान की परिक्रमा कर आया, सब मूर्तियां देख आया, सबकी नाकों का नाप लिया, पर जॉर्ज पंचम की इस नाक से सब बड़ी निकली। अब इतना दौरा इन्होंने किया पूरे भारत का, लेकिन फिर भी वो नाक की नाप की कोई मिली नहीं। सुनकर सब फिर से हताश हो गए और झुंझलाने लगे। मूर्तिकार ने ढांढस बंधाते हुए आगे कहा, सुना है कि बिहार सेक्रेटरिएट के सामने सन 42 में शहीद होने वाले बच्चों की मूर्तियां स्थापित है। शायद बच्चों की नाक ही फिट बैठ जाए। यह सोचकर वहां भी पहुंचा, पर उन बच्चों की नाकें भी इससे कहीं बड़ी बैठती हैं। आप बताइए मैं क्या करूं। अब ये एक और उपाय दे रहा है, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। राजधानी में सब तैयारियां थीं। जॉर्ज पंचम की लाट को मल मल कर नहलाया गया, रोगन लगाया गया था, सब कुछ हो चुका था, सिर्फ नाक ही नहीं थी। इसीलिए सारे लोग इतने परेशान थे। बात फिर बड़े हुक्कामों तक पहुंची, शासकीय अधिकारियों तक पहुंची, अधिकारी जो थे उनके तक पहुंची। बड़ी खलबली मची। अगर जॉर्ज पंचम के नाक न लग पाई तो फिर रानी का स्वागत करने का मतलब, यह तो अपनी नाक कटवाने की बात हुई। लेकिन मूर्तिकार पैसे से लाचार था, यानी हार मानने वाला कलाकार नहीं था। एक हैरत अंगेज ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। एक हैरत अंगेज जो बात थी वो उसके दिमाग में आई। क्या थी वो बात? उसने पहले शर्त दोहराई। जिस कमरे में कमेटी बैठी हुई है उसके दरवाजे फिर बंद हुए और मूर्तिकार ने अपनी नई योजना पेश की। चूँकि नाक लगना एकदम ज़रूरी है, इसलिए मेरी राय है कि 40 करोड़ में से कोई एक जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए। क्या कहा गया है यहाँ पे कि अब मैं एक और उपाय बताता हूँ कि 40 करोड़ में से एक काम करते हैं कि कोई जिंदा नाक ही यहाँ लगा देते हैं जो फिट बैठे। बात के साथ ही सन्नाटा छा गया। सब तरफ खामोशी छा गई। कुछ मिनटों की खामोशी के बाद सभापति ने सबकी तरफ देखा। सबको परेशान देखकर मूर्तिकार कुछ अचकचाया, अर्थात चौंक उठाया, भौचक्का होना, और धीरे से बोला, आप लोग क्यों घबराते हैं? यह काम मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। नाक चुनना मेरा काम है, आपकी सिर्फ इजाज़त चाहिए। कानाफूसी हुई और मूर्तिकार को इजाज़त दे दी गई।
अखबारों में सिर्फ इतना छपा था कि नाक का मसला हल हो गया है और राज्य पथ पर इंडिया गेट के पास वाली जॉर्ज पंचम की लाट के नाक लग गई है। अब ये हल्ला हो गया कि नाक लग गई है। नाक लगने से पहले फिर हथियारबंद पहरेदारों की तैनाती हुई। मूर्ति के आसपास का तालाब सुखाकर साफ किया गया, उसकी रवाब निकाली गई और ताज़ा पानी भरा गया। उसमें से जो पानी था वो निकालकर ताज़ा पानी उसमें भरा गया ताकि जो जिंदा नाक लगाई जाने वाली है वह सूखने न पाए। इस बात की खबर जनता को नहीं थी कि यहाँ असल में जिंदा नाक लगाई गई है। यह सब तैयारियां भीतर भीतर चल रही थी, किसी को कुछ मालूम नहीं था। रानी के आने का दिन नज़दीक आता जा रहा था। मूर्तिकार खुद अपने बताए हल से परेशान था कि मैंने ये क्या बता दिया। जिंदा नाक लाने के लिए उसने कमेटी वालों से कुछ और मदद मांगी, वह उसे दी गई, लेकिन इस हिदायत के साथ कि एक ख़ास दिन हर हालत में नाक लग जानी चाहिए। तो फिर से मूर्तिकार ने लोगों से यानी सभापति से, कमेटी के सदस्य से कुछ और मदद मांगी। उन्होंने मदद भी कर दी और उनको कहा भी कि ये जो ख़ास दिन है उस दिन तक हर हालत में चाहे कुछ भी हो नाक लग जानी चाहिए। और वह दिन आया, जॉर्ज पंचम के नाक लग गई। सारे अखबारों में खबर छापी कि जॉर्ज पंचम के जिंदा नाक लगाई गई है, यानी ऐसी नाक जो कतई पत्थर की नहीं है। अब ये भी परेशानी। लेकिन उस दिन के अखबारों में एक बात गौर करने की थी, उस दिन देश में कहीं भी किसी उद्घाटन की खबर नहीं थी। किसी ने कोई फीता नहीं काटा था, कोई सार्वजनिक सभा नहीं हुई थी, कहीं भी किसी का अभिनंदन नहीं हुआ था, कोई मानपत्र भेंट करने की नौबत नहीं आई थी, किसी हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह नहीं हुआ था, किसी का ताज़ा चित्र नहीं छपा था। सब अखबार खाली थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक चाहिए थी और वह भी बूथ के लिए, वह भी यहाँ के मूर्ति के लिए एक नाक चाहिए थी और इसके लिए कितनी परेशानी हुई थी। और जाहिर सी बात है जब ऐसा न्यूज़पेपर में भी छप गया, लेकिन वहाँ और कोई न्यूज़ नहीं था, ना किसी चीज़ की उद्घाटन हुई थी, ना किसी ने फीता काटा था, न सार्वजनिक सभा हुई थी, न किसी का अभिनंदन हुआ था, न मान पत्र भेंट किया गया था, ऐसी नौबत भी नहीं आई थी। हवाई अड्डे या स्टेशन पर स्वागत समारोह भी नहीं हुआ था, किसी का कोई ताज़ा चित्र भी नहीं छपा था। तो सब अखबार खाली ही थे। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। नाक तो सिर्फ एक ही चाहिए थी, वो भी सिर्फ बूथ यानी मूर्ति के लिए चाहिए थी। तो इसीलिए चैप्टर का नाम भी रखा गया है जॉर्ज पंचम की नाक, कि कैसे लोग एक नाक के लिए इतना परेशान हुए, इतने पत्थरों को खोजा गया। भारत में हर एक नेता के मूर्ति में भी देखा गया, सबकी नाक बड़ी निकली। फिर कुछ बच्चों के जो मूर्ति थे उसमें भी देखे गए, वो भी बड़ी निकली। उसके पश्चात फिर कहा गया कि एक 40 करोड़ में से किसी एक जिंदे व्यक्ति की नाक लगा दी जाए। तो ये सारी चीज़ें करने के दौरान बहुत सारी परेशानियां हुई। तो जॉर्ज पंचम की नाक के कारण ये एक व्यंग्य किया गया है कि किस प्रकार से अपने कार्य को पूरा दिखाने के लिए, अपने जो कि गलत भी है, अपने एक कार्य को पूरा दिखाने के लिए राजनीतिक तौर पर हो या उसकी नाक कैसे, जॉर्ज पंचम की नाक जो टूटी हुई थी उसको लगाने के लिए, यहाँ तक कि अपने नाक काटने के लिए भी तैयार थे। तो इसी प्रकार ये कहा जाए तो एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। ये जो हमने पढ़ा ये एक व्यंग्य प्रधान कहानी है। तो उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आई होगी। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू। तो